एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट मैथ है, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि पार्ट सेकेंड है और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे कि कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो भुजा स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। आपका ये हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो संख्या है, जैसे जब भुजा स्क्वायर है तो इसको आप उसी संख्या को उसी संख्या से आप क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। तो 1.6 इंटू 1.6 आप जब गुणा करेंगे तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका 2.56। अब ये देखिए 1.6 और 1.6 और यहाँ पे 2.56, यानी कि दशमलव, देखिए दो नंबर है 1 और 2, यहाँ पे 1 2, इसलिए आपको जो है इकाई दहाई, दहाई के बाद आपको क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो इस तरह से 2.56 आपका आंसर हो जाता है। यानी कि किस ऑप्शन में है? तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, 2.56 वर्ग मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए, अगर बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्या कौन सी होती हैं? तो सम संख्या आपकी हो जाती है 2, ठीक है ना, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10, 12, इस तरह से ये सम संख्याएं होती है। यानी ये देखिए 2 से 4 कट जाता है, 2 से 6 भी कट जाता है, 2 से 8 कट जाता है ना। और अगर विषम संख्या की बात की जाए, यहाँ पे देखिए सम संख्या है, और विषम संख्या की अगर बात की जाए तो विषम संख्या आपकी जैसे 3 हो जाती है, 5 हो जाती है, 7 हो जाती है, 11 हो जाती है, यानी जो 2 से नहीं कट पाती है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या जो हो जाती हैं वो आपकी 2 है, क्योंकि 2 देखिए या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी, बाकी और से नहीं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं। उसके बाद 3 है, तो 3 किससे कटेगा? या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। उसके बाद 5 हो जाती है, 5 का भी यही है कि या तो ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 हो जाता है, यही कंडीशन है, 11 है, यही कंडीशन है, यानी ये अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि सम अभाज्य, यानी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो और सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी जो भाई स्टार्ट हुआ है जिससे, वही तो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी आपका 2 हो जाता है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो सम अभाज्य संख्या वो 2 हो जाती है। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन, यानी कि 2 राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई है कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से आप लिख सकते हो ना, a बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना, गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिए हैं? तो 45 हो गया। उसके बाद
ये आपका हो जाता है 1/2। और क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखिए आधार कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपका इंटू 15 हो जाता है। पूछ क्या रहे हैं, तो ऊंचाई पूछ रहे हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका ये हो जाता है ना। यहाँ पे आप h, ये आपकी ऊंचाई पूछी जा रही है। अब क्या करेंगे, जो पूछा जा रहा है यानी ऊंचाई पूछी जा रही है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है 45, और आपका हो जाता है यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप समझ लें 45, और आपका कितना हो जाता है इंटू टू हो जाता है, और ये आपका 15 हो जाता है। अब इसको काट दे, 15 कम 15, 15 तिया 45, और 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर। इस तरह से 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है। ये आपका दा ऑप्शन में है, इस तरह से दा ऑप्शन आपका राइट है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? 10, 1, अनंत 2। तो जैसे एक संख्या आप ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, XYZ कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1/1050 ले ली, उसके बाद यहाँ पे हमने 2/1050 ले ली, फिर उसके बाद 3/1050 ले ली, है ना। तो आप जितनी भी संख्या लेते चले जाएंगे, जितनी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय जो संख्याएं हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, इन्फिनाइट होती हैं, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सेकेंड है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। 0 एक पूर्णांक नहीं है, और -17 बड़ा है -5 से। तो हम देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपका 0 एक पूर्णांक नहीं है। तो क्या 0 एक पूर्णांक नहीं है? ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। हमने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि देखिए समझ लेते हैं, फिर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 हो जाता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और फिर 4, फिर 5, ये सब। और इधर जो आपका होता है -1 और -2, -3, इस तरह से आप लिखते चले जाए, -4। तो ये क्या है, यानी 0 एक पूर्णांक नहीं है। तो ये 0 क्या है? अगर हम सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन होता है, तो -इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? -इन्फिनाइट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? 0 एक पूर्णांक नहीं है, जबकि 0 एक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये आपका गलत हो जाता है। -17 और ग्रेटर देन, यानी जिधर मुंह खुला हो वो बड़ी मानी जाती है संख्या, और जिधर का मुंह बंद हो वो छोटी संख्या मानी जाती है। अब यहाँ पे आप समझ लें कि देखिए, जैसे आपने 1 रुपया कमाया, और फिर 2 रुपये आपने इकट्ठा किए, फिर 3 रुपये इकट्ठा किए, यानी आप जो है वो इस तरह से कि आपके पास इकट्ठा हो रहा है धन, यानी आप ऋणी नहीं है। तो आप क्या, 1 से बड़ा 2 होते हैं, 2 से बड़े 3, 3 से बड़े 4, 4 से बड़े 5, 5 से बड़ा 6, इस तरह से क्रम बढ़ता जाता है। और जितना आपके पास, जितनी संख्या आगे जाएंगी उतना ज्यादा आपके पास धन है। इस तरह से आप समझ लें। लेकिन अगर आप इधर आप मानेंगे -1, -2, -3, अगर हम इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -1 है। अब आप कहेंगे इधर 1 सबसे छोटी संख्या है और इधर -1 सबसे बड़ी संख्या है, कैसे? तो देखिए, अगर आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया, यानी आप ऋणी हो गए 1 रुपए के, यानी कम दबाव आप पे है। लेकिन जब आपने यानी 2 रुपए ले लिए, यानी आप 2 रुपए में माइनस में चले गए। फिर आपने 3 रुपए ले लिए तो 3 रुपए में माइनस में चले गए। जितना ज्यादा आप रुपए लेंगे, जितना ज्यादा आप उधार लेंगे किसी से, उतने ज्यादा आप ऋणी होते चले जाएंगे। यानी कि जब आपने 1 रुपया लिया तो कम ऋणी आप हुए। तो इस तरह से यही बड़ी संख्या तो मानी जाएगी। और इधर जब आपने 1 रुपया कमाया तो कम है, और जितना ज्यादा आप करते चले जाएंगे उतने आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो इधर ये ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग कहाँ पे थे? देखिए कि -17। अब देखिए, 5 रुपए आपने उधार लिए तो आप कम ऋणी हैं,
यानी 5 रुपए माइनस के 5 जो है वो बड़े होते हैं -17 से। और यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा होता, इधर का ये मुंह होता तो ये सही होता, लेकिन -17 पे ये है तो इसलिए ये भी गलत आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या कह रहे हैं, एक ऋणात्मक प्रतिलोम, मान लीजिए आप ये 2 संख्या ले लीजिए, माइनस की 2 आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक यहाँ पे 2 है। अब इसमें आप खुद से देख सकते हैं, अभी इतनी डिटेल में डिस्कस की तो आप खुद इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, यानी आपको कुछ समझ में आ गया कि कौन बड़ा है। तो -2 बड़े हैं या 2 बड़े हैं, क्योंकि भाई -2 यानी आप ऋणी हैं, आप बड़े कैसे हो सकते हैं। और जिनके पास है, जिन्होंने अपना जोड़ा इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, यहाँ पे अलग उस चीज का नहीं है औचित, यहाँ पे औचित इस चीज का है कि 2 रुपए आपके पास हैं और 2 रुपए आपने उधार लिए हैं, तो आप माइनस में हैं, उधार लिए तो माइनस में है, और 2 रुपए आपके पास है तो आप प्लस में हैं, यानी आप बड़े हैं, ये 2 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये बड़ा है, बता रहे हैं कि ये बड़ा है अपने योगात्मक से, यानी ये छोटा है, तो ऐसा तो नहीं है, तो इस तरह से ये भी आपका गलत हो जाता है। अब बचा क्या, तो ये ऑप्शन बचा। अब लेकिन समझ इसको भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों गलत दिए हुए होते हैं, ऐसा भी होता है, तो सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो धनात्मक है, धनात्मक मतलब आपकी 0 से इधर की संख्या है ना, ये अपने योगात्मक यानी इधर की संख्या से बड़ा होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये चीज, है ना, कि जो उधार लिया जिसने, तो वो तो फिर छोटा हो गया ना, क्योंकि उसको वो कर्जे में हो गया, वो ऋणी हो गया, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका है 21 की अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या मतलब होता है आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे की संख्या, यानी अनुवर्ती यानी आगे की संख्या 2 बार पूछा गया, यानी 21 के आगे की संख्या 22 और 22 के आगे की संख्या 23। अब देखिए यहाँ पे 23 कहीं ऑप्शन है, तो आपका 23 ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। अब देखिए, एक मैदान है, ठीक है ना, और कैसा मैदान है आपको पता, आयत कैसी होती है कि जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत कहलाती है। इसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बनता है। अब क्या कह रहे हैं, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका एरिया होता है ना, जो एरिया होता है यानी आपका क्षेत्रफल वो कितना है, 0 यानी 0.5, और कितने में है, हेक्टेयर, ये भी ध्यान रखिएगा, हेक्टेयर, यही तो कह रहे हैं ना, हेक्टेयर में है, तो आपने ये लिख लिया 0.5 हेक्टेयर। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो मान लीजिए एक भुजा जो हो गई वो 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप होगी, दूसरी भुजा और भुजा का मान, यानी मान निकालना है मीटर में। ये देखिए दिए हुए हैं कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर, तो क्या हुआ यहाँ पे कि मीटर में दिए हुए हैं, और हेक्टेयर को मीटर में करने के लिए, अब एक जगह हेक्टेयर में दिए हुए हैं, एक जो नंबर है वो आपका मीटर में दिए हुए हैं, तो इसको करने के लिए दोनों को पहले समान करेंगे, यानी कि दोनों को हम एक जैसा करेंगे। तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना, तो 0.5 हेक्टेयर, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर,
तो क्षेत्रफल आपका हो जाता है A बराबर 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है इसलिए 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल यानी A बराबर A गुणा B हो जाता है। ठीक है, A गुणा B हो जाता है। अब क्षेत्रफल दिए हुए हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल कर कितना है, क्योंकि आपने अभी इसको चेंज भी तो किया है ना, तो 5000 हो जाता है बराबर 125 और क्या है गुणे में आपसे B, यहाँ पे आपका हो जाता है गुणा B हो जाता है, B हो जाता है। अब क्या करेंगे, B इधर रख देंगे और बराबर में क्या करेंगे 5000 बटे 125। अब देखिए 125 एकम 125 और 125 चक्कू 500, यही तो होता है, और एक जीरो लगा दिया यानी बराबर में कितना हो गया 40। तो दूसरी भुजा कितनी होगी 40 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा देखिए 40 मीटर, वही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सा ऑप्शन आपका क्या है, वो राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है 1 घन मीटर बराबर है। तो 1 घन मीटर बराबर है यानी 1000 घन मीटर, 10 लीटर और 100 लीटर और 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है 1 घन, तो 1 मीटर और क्यूब होता है। अब लीटर में परिवर्तित करना है तो 1 लीटर जो होता है बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर को क्या लिखा जा सकता है, तो मीटर को लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आपका हो जाता है क्यूब। अब क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आपका एक के आगे क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 2 4, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, अब 6 जीरो लगा दिया। अब लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से हम इसको भाग दे देंगे, तो 1 2 3 1000 से भाग दे देंगे तो क्या करेंगे 3 जीरो नीचे के काट देंगे और 3 जीरो ऊपर के। ठीक है, बचा क्या, तो 1 देखिए बराबर 1 और ये 3 जीरो बचे यानी 1000 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। अगर आपने कोई गड्ढा मान लिया, जैसे उसको अपने माइंड में आप एक चीज सोच लीजिए, ठीक है ना, गड्ढा दिमाग में सोच लीजिए और गड्ढे में 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। किसमें, जिसमें 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो, 1 मीटर ऊंचाई, तो इसमें आप कितना पानी भर सकते हैं, तो आप 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका 1000 लीटर हो जाता है। अब आप देख ले इसमें कहाँ पे ऑप्शन है, तो दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय होता है। अब पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक, योग मतलब जोड़ना होता है और तत्समक मतलब होता है, तत्समक मतलब वो होता है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन ना हो और आंसर वही रहे, वो योग का तत्समक अव्यय है। आखिर ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें जो बराबर रहे, है ना। अब अगर हम मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ही संख्या ले लेते हैं, उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ 6 हो गया। ऐसा तो नहीं, योग का तत्समक अव्यय का मतलब ये होता है कि वही संख्या रहे, लेकिन वही तो नहीं संख्या रही यहाँ पे संख्या तो 6 हो गई, यानी ये गलत हो जाता है। अब जैसे हम किसी संख्या में मान लीजिए 5 ही है, 5 ही नंबर यही ले लेते हैं, उसके बाद हमने 2 जोड़ दिया, तो अब इसमें क्या हुआ 2 और 5 कितना हो जाता है 7, तो इसमें भी परिवर्तन हो गया, यानी ये भी परिवर्तित हो गई, ये भी राइट आंसर नहीं है। फिर 5 में हमने क्या किया, 5 में हमने 100 ले लिया। अब उसके बाद तो ये तो 105 हो गया, इसका मतलब इसमें भी क्या है कि परिवर्तन हो गया। अब 5 में क्या करेंगे प्लस 0 कर देंगे, तो 0 आप जोड़ें किसी भी संख्या में
तो क्या कोई मान में परिवर्तन होता है? मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी एक भी रुपया नहीं है और आपके पास 5 रुपए है, हमारे पास 0 रुपए है और एक में मिलाया तो कितने बने? तो 5 ही तो रहे। तो ये क्या है? योग का तत्समक अव्यय है, यानी कि 0 को जब जोड़ेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये योग का तत्समक अव्यय है। आप चीजों को इस तरह से समझें, जब उसका मतलब समझेंगे तो आप आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन आपका हो जाता है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त यानी लासा निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 56, 70 और 84, तो हम ले लेते हैं 56 और 70 हो जाता है और 84 हो जाता है। अब इसको हम काट देते हैं। सबसे पहले जब सबसे छोटी संख्या है उससे काटेंगे, अगर छोटी संख्या से नहीं कट रहा है तब आगे बढ़ेंगे। ये रूल्स तो आप लोगों को पता होंगे, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 हो जाता है, कितना? 2 से कट गया। अब यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 2 अट्ठी 16 हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आपका 2 तियाँ 6 है ना, और 2 तियाँ 6, 1 बच गया तो 2 पंजे 10 और उसके बाद 2 चक्कू 8 है ना, 4 बार में चला गया और 2 दूना 4। फिर उसके बाद आपका हो गया, फिर से 2 बार में 2 से देखते हैं, अगर 2 से कटता है तो ठीक, वरना आगे बढ़ते हैं, आगे संख्या से काटते हैं। तो 2 एकन्नम 2 और 2 चक्कू 8 यानी 4 बार में गया। फिर अब आपका ये 2 एकम 2 और ये 15 यानी ये नहीं कट रहा है, तो जैसे का तैसा हम उतार लेंगे। उसके बाद आपका 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये आपका कट गया। जो इसमें ये होता है, जो नहीं कटती है संख्या उसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए क्या आपका 2 से कटेगा? जी हाँ बिल्कुल भाई, 14 है तो 2 सती 14, 7 बार में कट जाएगा, तो 2 सती 14 हो गया। उसके बाद ये 35 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अभी नहीं कटा था, तो अब दोबारा कैसे कट सकता है? 21 भी है, ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी ऐसे ही हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे आपका 7, 35, 21 है, तो हम इसको 3 से काट सकते हैं क्योंकि 2 से कटा है। अब आगे की संख्या 3 ही तो होगी ना, तो हम पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 7 तो 3 से कट नहीं सकता, तो हम 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। 35 भी 3 से नहीं कट सकता क्योंकि 3 एकन्नम 3 और ये 5 बचा, तो ऐसे तो नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे? 35 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है ना। और 21 कट जाएगा, है ना, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे कट गया, इसका मतलब ये कट गया। अब 3 से, क्योंकि अभी ये 7 नहीं कट रहा था, अभी ये 35 नहीं कट रहा था, और अब देखिए 7 फिर हो गया, यानी अब 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? अब ये कटेगा 7 से, है ना, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है? ये विषम है, तो ये कौन से किससे कटेंगे? तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, है ना भाई। 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो यहाँ पे 7 पचे 35 हो जाएगा। और आपका कितना होगा? 7 एकम 7। अभी देखिए यहाँ पे 5 रह गए, यहाँ पे 5 से काटते। पहले भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पहले आपने काट दिया, या मतलब कटना चाहिए आपका। अब यहाँ पे भी 5 ही से कटेगा, तो 5 एकम 5, ये 1 से तो 1 ही रहेगा, 5 एकम और ये 1। अब आपका जो निकल कर आता है वो है 2 2 2, 3 बार 2 निकल कर आए, 5 एक बार निकल कर आया, 7 एक बार और 3 एक बार। अब क्या करेंगे? इसको हम देखिए इस तरह से लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। और गुणे कितना है? 3 गुणे 7 और गुणे और आपका 5 हो जाता है। अब देख लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये आपका हो गया। तो आपका 8 त्रिक 24 और आपका हो गया 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब आप इसका गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, तो 40 का 0 और कैरी ली 4 हो गया ना, 5 दूना 10 और 4 14, 3 चक्कू 12 के 3 चक्कू 12, 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखिए 0 का 0, 4 2 6 और 7 और 1 8, यानी कितना बना? 800। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रह गया, हम देख लेते हैं, फिर से यहाँ पे कर देते हैं। आपका देखिए बन के कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 5 गुणे और आपका 7 गुणे
3 यही तो आया ना निकल के। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40 ये निकल कर आया, ठीक है ना। तो 40 आपका हो गया गुणे 3 सते 21 ये आपका निकल कर आया। अब 40 और 21 की आप क्या कर लें, गुणा कर लें। तो 40 और 21 की आप गुणा करेंगे तो 1 0 में 0, 1 चक्कू 4, 2 0 में 0, 2 चक्कू 8। तो आपका देखिए 0 का 0, 4 का 4 और 8 का 8, ये आपका 840 निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग देखिए 840 कहाँ पर आपका है, तो सा ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमने इस तरह से टेबल करी है 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। आप जैसे आपको आसान लगे कि आप इधर से कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 तियाँ ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ऐसी कोई वो नहीं है कि जैसे हमने टेबल पढ़ा वैसे ही आपको टेबल पढ़नी है ना। ये सब चीज़ें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। x का हल है यानी क्या करना है, यहाँ पे मान पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब मान पूछ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये करते हैं जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ रखा जाता है और जो संख्या वाले हैं, है ना, जो संख्या वाले पद हैं उनको एक तरफ रखा जाता है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यही प्रक्रिया कर लेते हैं, यानी 2.8x 2.8x और आपका जो x है, तो जब हम इधर उठा के x को लाएंगे, क्योंकि जब हम ले जाते हैं बराबर के इधर लाते हैं या बराबर के उधर ले जाते हैं, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है और प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। इधर प्लस में है x तो आपका किस में हो जाएगा, तो माइनस में x हो जाएगा। बराबर आपका क्या रहेगा, तो 5.4 ये रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें से हम माइनस, क्योंकि ये माइनस है, x को माइनस करना है, तो एक x हमने माइनस कर दिया। तो जब एक x माइनस किया तो यहाँ पे कितने बचे, 1.8x, क्योंकि ये तो पॉइंट में है और यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा 8x, और बराबर आपका क्या रहेगा 5.4 ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, अब आपका जो ये x है इसको उठा लेंगे, ठीक है ना, x, और ये जो आपकी संख्या पहले से रखी है तो वो संख्या तो आपकी जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। तो 5.4 ये इस तरह से हो जाता है, और ये इधर गुणे में है तो क्या करेंगे, इसको भाग में कर देंगे। तो 1.8 ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 1.8x गुणे में है तो वो चीज़ आपकी भाग में हो गई। अब दशमलव हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो 10 का ऊपर नीचे से गुणा कर दें तो आप दशमलव हटा सकते हैं। और जब दशमलव यहाँ पे नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, ये 18 और 54 हो गए, तो 18 कम 18, 18 दूना 36 और 18 तियाँ 54, तो 18 कम 18, 18 तियाँ 54 हो जाता है। इस तरह से जो आपका x का मान निकल कर आता है वो 3 हो जाता है। 3 आपका आंसर। अब देख लें यहाँ पे 3 तो सा ऑप्शन में है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज यही तो होता है, और त्रिभुज ऐसा ही तो होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, सबसे पहले इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। तो a बराबर आपका हो जाता है 3 ये यहाँ पे 3/4 हो जाता है, और ये आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल कितना है 400√3 यही तो दिया गया है। तो 400 क्षेत्रफल जब यहाँ पे दिया गया है तो इसकी जगह पे हम 400√3 लिख लेंगे, और बराबर जो इसका ये देखिए यहाँ पे है, इसका जो सूत्र है वो लगा लेंगे। तो √3/4a और स्क्वायर हो जाता है। a का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका a यही तो है ना, तो a 400
गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा और बटे आपका हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे, √3 से भाग दिया है ना, तो √3 और √3 क्या होगा, √3 और √3 कट जाएगा। अब क्या बचा, 400 गुणे 4, तो कितना हुआ, तो 400 गुणे 4 आपका हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 400 गुणे 4 बराबर 1600, यहाँ पे हो गया ना। तो a² बराबर लिख सकते हैं 1600 को 4 का क्या लिख सकते हैं, यानी सॉरी 40 का क्या लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका a बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो इधर रूट में लग जाएगा, फिर इसका मतलब 40 हो जाएगा ना, 400 स्क्वायर तो बराबर 40, यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे 40 निकल कर आया है ना, तो इसको यहाँ पे 40 है, हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, जो 40 निकल कर आया है आपका a बराबर 40। अब यहाँ पे समझिए, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या है, देखिए जो त्रिभुज है उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, तो मान लीजिए a अगर ये है, a अगर ये है, अगर ये, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर एक पॉइंट से चलना, जैसे यहाँ से चल रहे, ठीक है। शुरू करें तो पॉइंट पर आने तक की दूरी क्या कहलाती है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आए, उसी पॉइंट पे आ गए तो परिमाप कहलाती है, यही तो है ना। अब परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपका 1 2 3 यानी 3 है, क्योंकि 1a 2a और 3a यानी 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा ना। तो a का मान क्या है, अब जब 3a है और यहाँ पे आपका जो मान निकल कर आया है वो कितना आया है, तो 40 निकल कर आया है, तो परिमाप का मान क्या हो जाएगा, तो जो आपका a है वो 40, देखिए 3, अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, उसका मतलब क्या होता है कि गुणा करना है ना, और किससे आपको गुणा करना है, तो 40, क्योंकि यहाँ पे 40 है, तो आप यहाँ पे कर लें 40 और 3, तो 3 0 में 0 और 3 चक्कू 12, यानी कि 120 आपका 120 सेंटीमीटर, यही तो है ना, 120 सेंटीमीटर में दिए में तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 120 सेंटीमीटर किस में है, देखिए आपका बा ऑप्शन है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा। अब इसमें से कौन सा योगफल होगा, तो इसको सॉल्व करना रहेगा भाई, 2x² है या 2x² प्लस y² है या 2x² माइनस y² या x² प्लस 2y² है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, योगफल, यानी जोड़ने में, योगफल मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने में जो क्या करना होता है, जो समान पद हैं वो जुड़ जाएंगे। समान पद जैसे x² का पद तो x² में जुड़ेगा, यही तो होता है ना, x² का जो पद है वो x² में जुड़ेगा और जो xy का जो पद है वो xy में जुड़ेगा और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि योगफल की बात की जा रही है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है x² माइनस 2xy प्लस 9y² और क्या है दूसरा आपका जो दिए हुए हैं वो है x² और प्लस आपका है 2xy और आपका माइनस में दिए हुए हैं 8y और स्क्वायर आपका हो जाता है। अब इसको जोड़ना है तो देखिए प्लस प्लस आपका प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस यानी माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस यानी माइनस। अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझिए, देखिए x² जैसा कि अभी बताया कि x² क्या होगा, जुड़ेंगे x² यानी एक ये x एक ये x, तो कितने हो गए 2x हो गए ना, 2x और स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो समान होते हैं तो 2xy दोनों में है, 2xy एक प्लस का है एक माइनस का है, जब प्लस का है माइनस का है तो इसको कट कर देंगे।
अब बचा क्या, अब देखिए प्लस का 9y² है और माइनस का 8y² है। अब इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे, है ना, तो 8y² है जो 9y² में से 8y² निकालेंगे। भाई 9 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो y² एक ही y बचेगी और जो y² हो जाएगा। और आप देखिए जो आपका जो चिन्ह है बड़ी संख्या के सामने प्लस का है तो प्लस का आप लगा देंगे। तो इस तरह से जो आपका निकल कर आया 2x² प्लस y²। अब आप देखें इस तरह का जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो किस में है, तो 2x² देखिए यहाँ पे है और प्लस आपका 2x² प्लस y², तो प्लस y² यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लासा होता है निकालना, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले संख्याओं को लिख लेते हैं, उसको फिर आपको पता है गुणनखंड विधि या भाग विधि से आप निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो फिर पेज नहीं बचता है, पेज ले लिया करेंगे अब। तो क्या होता है यहाँ पे 10 और आपका हो जाता है 65, यही तो पूछ रहे हैं, और आपका कितना हो जाता है 91। तो अब इसको हम काटते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से, देखिए 10 तो 2 से कट जाएगा, तो हम 2 ही संख्या ले लेते हैं, 2 पंजे 10। और अब देखिए 2 तियां 6 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, यानी जो नहीं संख्या कट रही है उसको उसी तरीके से हम उतार लेंगे। और उसके बाद ये वाली भी संख्या 2 से नहीं कट रही है, यानी कि इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे हम। अब यहाँ पे सारी विषम संख्याएं, कोई सम नहीं है, इसका मतलब सम नंबर से ये नहीं कटेंगी। लेकिन अगर 3 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 दूना 6 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। फिर उसके बाद 3 तियां 9 और 1 बच जाएगा, यानी कि विषम संख्या 3 के बाद क्या है, तो 5 है। तो हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो संख्या 6 है तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 ले लिया तो 5 तियां 15 हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए ये संख्या आपकी 5 से भी नहीं कट रही है, तो इसलिए हम ये संख्या इसी तरह से ऐसे उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब जब 5 से पहले नहीं कटी तो अब नहीं कटेगी, लेकिन सब विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या ही से कटेगा। तो 5 के बाद विषम संख्या 7 हो जाती है, तो जो 1 है वो 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, क्योंकि सबको हमको 1 ही करना है लास्ट में, है ना। अब क्या करेंगे, तो 7 से 13 नहीं कटेगा, भाई 7 दूनी 14 होता है ना। तो 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 91 है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 2 बचे, तो 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पे भी 13 हो गए। अब देखिए जब पहले 13 7 से नहीं कटा तो अब क्या कटेगा, बात तो वही है। तो अब कौन सी विषम संख्या, देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या ही से कटेगा और 13 स्वयं से ही कटेगा। तो 13 जब स्वयं से कटेगा तो 13 से हम काटते हैं इसको, 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो इस तरह से सब कहीं देखिए 1 1 1 आ गया। अब आपका जो नंबर निकल कर आए हैं, यानी कि लासा बराबर हो जाता है, कितना हो जाता है, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे और आपका 13 हो जाता है। यही तो आया है ना निकल कर, 13 हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 पंजे 10 और 10 सते कितना हो जाता है, तो 70 हो जाता है, 10 सते 70 हो जाता है, गुणा 13। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 70 और 13 को जब हम गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं, 70 और 13 को गुणा करेंगे तो 3 0 में 0 और 3 सते 21, आपका ये निकल कर आया। फिर 1 0 में 0 और 1 सत्ते 7, यानी 0 1 और यहाँ पे आपका हो जाता है 2 और 7 9, यानी कि 910। 910 अब देख लेते हैं क्या 910 कहीं पे है ऑप्शन में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं क्योंकि कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ कितनी भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है ना। जब कितनी भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 10, 20, 111 या अनंत। तो कितनी भी का मतलब क्या है, अनगिनत, इन्फिनाइट, अनंत, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है 3 + 2 × 7 का मान होगा, 3 × 7 - 2 × 7 ये हो जाएगा, या 3 × 7 + 2 × 7 हो जाएगा, या 3 गुणे आपका हो जाएगा 7 + 2, या 3 + 2 × 7 कौन सा हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर मान दिया होता है, देखिए ये जो मान आपका दिए हुए हैं ये ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हैं, और क्या होता है जब ब्रैकेट खुलता है तो उस पद का गुणा अंदर जितने भी पद होते हैं, जैसे इस 7 का क्या करेंगे, पहले से भाई पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, तो उसमें से गुणा करना होता है, और जो संख्या जैसे अंदर जो सिंबल दिए हैं वो सिंबल तो वैसे ही लगाना रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो 7 को पहले हम क्या करेंगे, तो 7 × 3 भाई, 7 × 3, यहाँ पे देखिए पहले 3 है और 7 है, यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, जो संख्या है उसको ऐसे करते हैं, 3 है ना, 3 को 7 से अगर ये संख्या इधर दी होती तो अलग चीज हो जाती, अलग मतलब गुणा ही करना रहता है, लेकिन 7 पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाता है। तो 3 × 7 ऐसे ही तो कुछ बन रहा है। फिर उसके बाद इसकी हमने गुणा कर ली, अब निशान है आपका प्लस का तो कर लिया। अब 2 को 7 बार करेंगे तो 2 × और 7, यानी देखिए इस तरह की जो इक्वेशन बन के आई वो कहाँ पे है, तो 3 × 7 + 2 × 7, तो आपका देखिए बा ऑप्शन में 3 × 7 + 2 × 7, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा होगा। इसमें क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे यानी कि ये जो आपके ब्रैकेट है इनको खोलेंगे तो इसमें गुणा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x, क्योंकि देखिए x और x है कॉमन है तो x हम ले लेते हैं। उसके बाद आपका बचा क्या, तो x + 9, x + 9, और आपका हो जाता है माइनस, ये आपके माइनस है तो 7, और उसके बाद x + 9 हो जाते हैं। फिर आपका क्या होगा, x की गुणा की तो x² हो गया, x की जब गुणा करेंगे तो क्या 2 बार x, यानी x² प्लस आपका हो जाएगा 9, और x की गुणा करेंगे है ना तो 9x हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगेगा। उसके बाद 7x की गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7 × 9 = 63, यानी 7 × 9 = 63 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या है, देखिए x² प्लस, और यहाँ पे 9x - 7x, यानी 2x है ना, 2x बचा, और उसके बाद -63 यानी 63 हो जाता है। ऐसा आप देख लें कहाँ पे है, तो x² + 2x - 63, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x² + 2x - 63, यानी कि ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन हो जाता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताना है आपको। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है। अब इसमें क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कितना है, वो 48 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितनी दिए हैं, तो ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार, तो आधार पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2
गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल आपको कितना दिए हैं, देखिए क्षेत्रफल आपका 48 दिए हैं, तो क्षेत्रफल की जगह पे आपका 48 हो जाएगा, बटे 1/2 हो जाएगा, वो तो आपका रहेगा ही। अब यहाँ पे आधार कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि आधार ही कह रहे हैं ना निकालने के लिए, तो आप आधार लिख लेंगे। और गुणे में क्या है, गुणे में देखिए आधार ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाती है। इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 को यानी 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, यहाँ पे इतना बच्चा आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 48 है, तो हम यानी आधार निकालना है, तो यहाँ पे आधार कर लेंगे, जो निकालना होता है उसको फिर लिखते हैं ना, फिर जो बराबर के इधर होता है फिर बराबर के उधर ले जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 48 और आपका क्या हो जाएगा, बटे 4, यही तो बचा ना, तो बटे 4। अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हुआ, तो 12 सेंटीमीटर। अब आप देख लें 12 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो आपका ए ऑप्शन यानी आ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, देखिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है लास्ट, सेकंड क्वेश्चन ये है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी। तो अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या यानी कि माइनस में क्या होता है, जैसे फिर से एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं, जैसे 1 हो जाता है, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, और इधर -1, -2, -3, -4, तो जो ये आपका 1 है और ये 1 है, इससे ये छोटा होता है, क्योंकि ऋण जो है वो छोटा होता है, लेकिन इधर ये संख्या छोटी है, लेकिन ये इधर संख्या बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है, क्योंकि जितना कम आप ऋण लेंगे उतना अच्छा होगा, ऐसे आप समझ लें सिंपल भाषा में, जितना कम ऋण लेंगे उतना अच्छा है। और इधर का ये मसला, भाई आपने जितना जोड़ा, जितना इकट्ठा किया वो अच्छा है, तो जितना आप बढ़ते जाएंगे वो अच्छा है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब -4/9 से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपके ऑप्शन में देखिए -1/9 है, 0.2/9 है, 4/9 है और -7/9 है। तो जितनी ज़्यादा आप इधर चले जाएंगे, जैसे आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, अब आपसे पूछे -3 से छोटा तो -4। अब देखिए उल्टा चला, अगर हम आपसे पूछे 1 से बड़ा तो 2, 2 से बड़ा तो 3, ये आपकी क्या है, धनात्मक। और ऋणात्मक में क्या होता है, 2 से छोटा 3 होता है, -3, यानी -2 से छोटा -3 होता है, और -3 से छोटा -4 होता है। तो इस तरह से आपका जितना माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपका -4 है और -1 यहाँ पे, यानी ये इससे बड़ी संख्या है। उसके बाद ये तो आपकी प्लस की संख्या है, तो ये तो आपकी कट ही जाएगी। ये आपकी 0.2/9 है, और देखिए हर समान है, हर यानी नीचे वाली संख्या, तो यहाँ पे ये 0.2 यानी ये भी छोटी है, लेकिन -4 से छोटी संख्या -7 है, क्योंकि जितनी आगे बढ़ती जाएगी संख्या वो उससे उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरह से -7/9 आपकी हो जाती है। अब आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16, 32 और 64 का लासा है, 64, 32, 16 या 8। तो इसमें देख लेते हैं लासा कैसे निकालते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी निकाला, कई बार निकाला है, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल देते हैं। तो 32 और 64, ठीक है ना। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और आपका 2 एकम 2, 2 छंग 12 और आपका हो जाता है 2 तियां 6, है ना, 2 तियां 6 आपका हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 8, 16 और 32 यहाँ पे निकल कर आते हैं। अब इसके बाद देखिए सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8 आपका हो जाता है, 2 8 16 आपका हो जाता है, और 2 एकम 2, 2 छंग 12 ये हो जाता है। फिर उसके बाद 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और 2 8 16 ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 2 एकम 2,
ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे ये संख्या हमने लिख ली उस वाले 4 के लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि 1 2 या 1 है तो 1 तो ऐसे ही उतार लेंगे, 1 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 1 कम 2, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 आपका 6 बार आया है। देखिए 2 आपका 6 बार आया है, तो हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 आपका इस तरह से हो जाता है, यानी कि 64 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अगर आप ये सोचें कि इतना जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है तो हम ऐसा ना करें कि हम इसको शॉर्ट में कुछ कर लें, है ना। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, अगर ट्रिक की बात करें तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो संख्या सभी संख्याएं यानी 8 16 32 से कट रही है, यानी 64 लासा होती है। कि जो संख्याएं दिए होती हैं और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, देखिए 64 ही तो आंसर निकल कर आया ना। और ये क्या है, 8 दूनी 16 है ना, 16 16 एकम 16 16 दूनी 32 और 16 चौको 64, यही तो होता है। और 32 दूना 64 हो जाता है। तो इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या है वही लासा होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका जब अति लघु में आएगा तो आपको उस तरह से आपको करना भी रहेगा, लासा निकालना भी रहेगा। ये आपके लिए बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस के लिए है कि आपने देखा कि ये सभी संख्या कट रही है, जो सबसे बड़ी संख्या है वही लासा हो जाती है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।